हेलो एवरीवन, आपका IPU CET का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी नज़दीक आ रहा है। हमारी पूरी कोशिश है उसमें जितने टॉपिक्स हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं, उनकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन और मैक्सिमम प्रिपरेशन आपको करा सकें। तो बिजनेस एप्टीट्यूड की सीरीज़ में एक वीडियो और लेकर आए हैं जो आज फोकस करेगा मार्केटिंग एप्टीट्यूड के बारे में, क्योंकि बिजनेस का एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट होता है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़, कैसे मार्केटिंग की जाती है, कौन कौन सी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग को, कैसे कस्टमर अफेक्ट होता है मार्केटिंग से, क्या क्या ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं हम, क्या क्या प्रमोशनल कैंपेन होती हैं, उनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स की एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर किया गया है और होपफुली आपको पसंद आएगा। ये जो मार्केटिंग का एक एपिसोड है, जो सीरीज़ है, जो वीडियो आज बनाया गया है, वो आप अच्छे से तैयारी करके जाइए। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसमें एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा भी आगे टर्म्स होती हैं मार्केटिंग की। अब हालांकि आपने MBA तो नहीं किया हुआ है जो आप अच्छे से समझेंगे मार्केटिंग को, लेकिन हाँ, बेसिक लेवल पे अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस एप्टीट्यूड के लिए जो मार्केटिंग रिक्वायर्ड होती है वो डेफिनेटली आपको समझ में आ ही जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और फटाफट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमसे, व्हाट इज़ द मार्केट शेयर। तो सपोज आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपका मार्केट शेयर कितना होगा। तो आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी सेल्स विद रेस्पेक्ट टू जो और कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, उसके कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस रेशियो को आप मार्केट शेयर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली नॉट। शेयर ऑफ द बिजनेस वॉल्यूम एज कंपेयर टू द अदर कंपनीज, यस ये होगा। शेयर हेल्ड बाय ईच एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, नो। शेयर ऑफ द कंपनीज कोटेड इन द मार्केट, ऑब्वियसली नॉट। उसके शेयर किस रेट पे कोट कर रहे हैं वो मार्केट शेयर डिनोट नहीं करेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्पेक्ट मीन्स। प्रोस्पेक्ट होता है आपका एक लाइकली कस्टमर। सपोज आपने एक कैंपेन चलाया, एक डिजिटल कैंपेन चलाया, जैसे आपने देखते होगा आपके फेसबुक पेज पे कई बार कुछ कैंपेन्स आती हैं, आर यू इंटरेस्टेड इन दैट प्रोग्राम। सपोज आप उसके लिए रजिस्टर कर देते हैं, तो अगर आप उसके लिए अगर रजिस्टर करते हैं तो उनके एक प्रोस्पेक्ट बन जाते हैं आप। फिर वो आपको ब्रीफ करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में और सपोज आपको प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप उसे खरीद लेंगे। तो एक लाइकली कस्टमर जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी कंपनी के लिए एक आपका प्रोस्पेक्ट कहलाता है। सो करेक्ट आंसर विल बी all consumer or buyer for any product or service, no, all consumers cannot be prospects. A likely consumer or buyer of a particular product or services, yes, a likely customer or buyer is definitely a prospect. A consumer or buyer for all the products and services, no, for all the products not possible, none of the above. The correct answer is likely consumer. Selling is a, सेलिंग जो होता है, मैंने कल आपको बताया था जो प्रीवियस वीडियो था उसमें, सेलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट के क्रिएट करते हैं, उसको अवेयर करते हैं, प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं मार्केटिंग में आते हैं और सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का एक पार्ट है। सेलिंग मतलब आपने पैसे दिए और सामान लिया, दैट इज सेलिंग। लेकिन मार्केटिंग होता है प्रोडक्ट की रिसर्च से लेके, यानी कौन सा प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए, फिर उसको अवेयर किया जाए कस्टमर को, फिर प्रमोट किया जाए, फिर उसको सेल किया जाए, फिर उसकी आफ्टर सेल सर्विस दी जाए, ये सब इंक्लूड होता है मार्केटिंग में। तो यहाँ पे जो सेलिंग है दैट इज सब फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो हमारा जो सेलिंग होता है वो एक सब फंक्शन ऑफ मार्केटिंग कहलाता है। सेलिंग इज सब फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, एग्जैक्टली लाइक मार्केटिंग, ऑब्वियसली नॉट। नो रिलेशन विद मार्केटिंग, यस इट इज रिलेटेड, क्योंकि जो मार्केटिंग का एक पार्ट है सेल्स। तो ये भी आंसर नहीं होगा, नन ऑफ द अबव, ये भी आंसर नहीं होगा। द करेक्ट आंसर विल बी सब फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। अ लीड मीन्स अगेन अ लाइकली बायर। नाउ लीड और प्रोस्पेक्ट में डिफरेंस है। प्रोस्पेक्ट वो होता है जब आप कस्टमर को, कंपनी को अप्रोच करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, और लीड होती है कि कंपनी आपको अप्रोच करती है किसी प्रोडक्ट के लिए। सपोज एक कंपनी को एक डेटाबेस मिला हुआ है जो जैसे आपके पास मैंने कल बताया था कुछ क्रेडिट कार्ड के कॉल्स आते हैं आपके पास, तो रैंडम कॉल्स होते हैं वो। सपोज उन्होंने 1000 लोगों को कॉल किया, तो सपोज 10 ही लोगों ने बोला हाँ हमें क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है। सो 10 लोग प्रोस्पेक्ट बन गए, बाकी जो 990 लोग हैं वो उनके लीड ही रहेंगे। तो 10 में से जो कन्वर्ट हो जाएंगे वो कस्टमर बन जाएंगे उनके। तो पहले लीड होती है, लीड में से प्रोस्पेक्ट आते हैं और फिर प्रोस्पेक्ट में से कस्टमर बनते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा लाइकली बायर, डिस्काउंटेड बायर, डेमो प्रोडक्ट, रैंडम फोन कॉल, नो। लाइकली बायर, ठीक है, ये आंसर गलत होंगे, ठीक है, कहाँ गया? A likely buyer will be the correct answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस सेलिंग मीन्स, कल हमने कुछ टर्म्स देखी थी, अपसेलिंग देखा था हमने, क्रॉस सेलिंग देखा था। तो अपसेलिंग क्या होता है? अपसेलिंग होता है जैसे सपोज मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं कुछ खरीदने के लिए गया, लेकिन वो सेलर आपसे बोलता है, वो शॉपकीपर बोलता है कि आप ये प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं, इससे थोड़ा सा टेक्निकली एडवांस ये वाला प्रोडक्ट है और मार्केट में बाद में यही चलने वाला है, तो मुझे वो चीज़ प्रोडक्ट बेचने का ट्राई करता है जो एक्चुअली मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उससे एडवांस है, उसके बदले में मुझसे वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकता है, तो दैट इज अपसेलिंग। अपसेलिंग, ठीक है ना। नाउ अपसेलिंग का मैंने आपको बता दिया क्या होता है। क्रॉस सेलिंग क्या होता है? अभी मैंने आपको जो बताया था वो है अपसेलिंग, ठीक है। अब समझते हैं क्रॉस सेलिंग, वो भी हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। क्रॉस सेलिंग क्या होता है? जब कोई आप एक प्रोडक्ट तो बेच ही रहे हैं लेकिन उससे रिलेटेड आप दूसरा प्रोडक्ट भी बेचना शुरू कर देते हैं, तो वो क्रॉस सेलिंग कहलाता है। जैसे आप बैंक में गए अपने अकाउंट के लिए, आपका सेविंग्स अकाउंट है और आप में उसमें ट्रांजैक्शन के लिए जाते हैं, तो आपसे बैंक वाले बोलते हैं आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि आपके पास इंश्योरेंस है, तो वो बैंक वाले अगर इंश्योरेंस भी बेचना शुरू कर देते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी बेचना शुरू कर देते हैं, तो वो क्रॉस सेलिंग हो जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट्स के अलावा उससे रिलेटेड आप कोई दूसरा प्रोडक्ट अगर बेचते हैं तो वो क्रॉस सेलिंग कहलाता है, ठीक है। तो क्रॉस सेलिंग का, सेलिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स, नो। सेलिंग ओल्ड प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स, नो। सेलिंग अदर प्रोडक्ट्स टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, यस। सेलिंग अदर प्रोडक्ट्स टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन? मार्केटिंग, मार्केट में क्या होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो मार्केट में पहले आपको सेगमेंट करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि हर कस्टमर के लिए एप्लीकेबल हो जाए। तो मार्केट को पहले सेगमेंट किया जाता है, बिहेवियर सेगमेंटेशन होता है, ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन होता है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है। तो कुछ सेगमेंटेशन देखते हैं। सपोज पहले हम देखते हैं डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, अगर आपका सपोज कोई सेगमेंट होता है एज के हिसाब से, या आप इनकम के हिसाब से करते हैं, या आप इनकम के हिसाब से, एज के हिसाब से, या आप जेंडर के हिसाब से करते हैं, या आप सपोज ऑक्यूपेशन के हिसाब से करते हैं, या सपोज आप एजुकेशन के हिसाब से करते हैं, तो कुछ कुछ अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से करते हैं इन सब चीज़ों में से, तो वो आपका क्या रहता है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। उसमें क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही बेच सकते हैं। जैसे सपोज कोई फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो वो जेंडर के हिसाब से आपको सेगमेंट करना पड़ेगा। आपको सपोज इनकम के हिसाब से भी सेगमेंटेशन करना पड़ सकता है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पे करने वाले लोग रहते हैं या कम पे करने वाले लोग हैं। सपोज बहुत ही एक महंगी कार है, उसे अगर इनकम के हिसाब से सेगमेंटेशन करना है, तो जहाँ पे हाई इनकम वाले लोग रहते होंगे वहीं सेगमेंटेशन होगा। बहुत ही पिछड़े गाँव में जाके अगर वो ब्रांडेड कंपनी ओपन होगी, वो कार वाली कंपनी ओपन होगी, तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे पेइंग कैपेसिटी कम है। तो उन्हें सेगमेंटेशन करना होता है कि यहाँ पे रिच लोग रहते हैं, यहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं, कार के शौकीन लोग रहते हैं, ये कार को अफोर्ड कर सकते हैं महंगी कार को, तो वो टेरिटरी होगी, वहां पे वो लोग उसका प्रमोशन करेंगे। तो दैट इज सेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू इनकम। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि आपका ये तो हो गया डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसके अलावा हमें एक सेगमेंटेशन और आता है, दैट इज ज्योग्राफिक। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, इसमें क्या होता है, ज्योग्राफी के हिसाब से सेगमेंटेशन किया जाता है। जैसे सपोज आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और इस टाइम पे समर सीजन चालू है, तो अगर आपको कोल्ड ड्रिंक बेचनी होगी तो आप डेफिनेटली यहाँ बेच सकते हैं। पूरे इंडिया में इस टाइम लगभग समर सीजन है, तो आप वहाँ बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब विंटर सीजन आएगा, नवंबर दिसंबर जैन का महीना आएगा, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बेचना बहुत मुश्किल होगा, जो क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम होगा। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन जो होगा, आप साउथ इंडिया में जाएंगे, केरला में जाएंगे या तमिलनाडु में जाएंगे, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, वहाँ पे आप बेच सकते हैं कोल्ड ड्रिंक, लेकिन विंटर के सीजन में यहाँ नहीं बेच पाएंगे। तो ज्योग्राफिक कंपनी को, जो कोका कोला कंपनी है या पेप्सी है, उन्हें सेगमेंटेशन करना पड़ेगा ज्योग्राफिक अकॉर्डिंग। फिर आप एक सेगमेंटेशन ऐसा भी हो सकता है, एक बिहेवियरल भी हो सकता है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन भी हो सकता है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो भी हो सकता है। फिर आप एक सेगमेंटेशन देख सकते हैं, सपोज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन भी होता है। पर्टिकुलर साइकोलॉजी के लोग रहते हैं,
ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है। तो अपना देख सकते हैं कि बिहेवियर और साइकोग्राफिक ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर को लेकर किया जाता है तो वो साइकोग्राफी हो गया, वरना वो पर्टिकुलर ओवरऑल बिहेवियर को देख के किया जाएगा तो बिहेवियरल हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, आपके एग्जाम से खाली इंपॉर्टेंट ये है मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होता है। तो डिवीजन ऑफ द सेल्स पर्सन ऑब्वियसली नॉट, डिवीजन ऑफ द प्रोडक्ट्स नो, डिवीजन ऑफ द मार्केट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर नीड्स यस, एडवर्टीजमेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर नीड्स नो, एडवर्टीजमेंट नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है ये। ए कोल्ड कॉल मीन्स जैसे सपोज आप अपने घर पे रहते हैं और आपकी एक रिंग बजती है, घर की रिंग बजती है और आप ओपन करते हैं तो आपके पास कोई डिटर्जेंट बेचने वाला आता है कि हमने डिटर्जेंट लॉन्च किया है, आप डिटर्जेंट ले लीजिए, कपड़े आपके सफ़ेद हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, महक जाएंगे, फलाना ढिमका कुछ भी हो जाता है। तो ये कोल्ड कॉल है, यानी कि आप अपने टारगेट कस्टमर जो है उसको अप्रोच करते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। अचानक आपसे कोई मिलने आ जाता है प्योर अपॉइंटमेंट के, या एक रैंडम कॉल आता है आपके पास, हमें आप लोन दे रहे हैं, क्या आप लोन लेना पसंद करेंगे, तो वो कोल्ड कॉल होता है। ठीक है ना, उसने अपॉइंटमेंट नहीं लिया कि कितने बजे आपसे मिलना है, कितने बजे कॉल करना है। रैंडम विजिट या रैंडम कॉल इज कोल्ड कॉल। ठीक है ना, तो अ कॉल मेड विदाउट एनी प्योर अपॉइंटमेंट विद द कस्टमर यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ए कॉल मेड आफ्टर ए प्योर अपॉइंटमेंट नो, इट इज बिफोर अपॉइंटमेंट, रैंडम कॉल। ठीक है ना, so a call made without any appointment. A phone call can be or cannot be a cold call. ठीक है ना, अगर वो अपॉइंटमेंट से पहले की गई है आपको तो वो आपकी एक कोल्ड कॉल कहलाएगी, वरना वो नहीं कहलाएगी। बेंचमार्क इज सेटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे आप सपोज आप अभी IPU एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें कोई रैंक 1 लेके आएगा, ठीक है, तो वो बेंचमार्क बन जाएगा, स्टैंडर्ड बन जाएगा कि इसने बहुत अच्छी तैयारी की है, अगले साल हम इनसे इंस्पायर लें, इनके इंटरव्यूज़ देखें। तो ये एक इंडस्ट्री का बेंचमार्क है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मार्केट को लीड करते हैं, तो वो बेंचमार्क सेट करते हैं। जैसे कि हमने सबसे ज़्यादा बार एग्जांपल देखा है एप्पल का। एप्पल ने इस इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क सेट कर रखा है। तो एवरीवन वांट्स टू बी लाइक एप्पल, कि यार हम उसकी टेक्नोलॉजी में इतना इनोवेशन करें कि वी बिकम लाइक एप्पल। जैसे कि अभी कल ही की बात करें अगर, तो कभी एप्पल ने एक वर्चुअल रियलिटी VR का जो है एक हेडसेट लॉन्च किया है। आप यूट्यूब पे जाके देखिए, अमेजिंग फीचर्स, यू कैन नॉट बिलीव कि हम टेक्निकली कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मतलब जो वर्चुअल रियलिटी का जो हेडसेट उन्होंने लॉन्च किया है, दैट इज़ अमेजिंग, ज़बरदस्त फीचर्स हैं उसके। आप जस्ट उसको पहन के ऐसे हाथों से स्क्रॉल करेंगे और एक्चुअली स्क्रॉल होने लगेगा। सो वो डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है विदाउट वीडियो, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो एंड सी। तो ये मार्केट इनोवेशन कर रहे हैं, ये दे थिंक डिफरेंटली। ठीक है ना, तो बेंचमार्क जो है लाइक सेटिंग स्टैंडर्ड, वो हर इंडस्ट्री में होता है, हर प्रोडक्ट का रहता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया प्रोडक्ट डिस्प्ले नो, सेटिंग स्टैंडर्ड यस, प्रोडक्ट डिस्प्ले नो, सेटिंग स्टैंडर्ड्स यस, डेमो प्रोडक्ट्स नो, बेंचमार्क, बेंच फॉर सिट कस्टमर टू सिट ऑब्वियसली नो। मार्केटिंग मायोपिया इज मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है ये हम गेस नहीं कर पाते, अपने आप को इनोवेट नहीं कर पाते और हम ये कहते हैं नहीं हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है। अब मार्केट कितना भी चेंज होता रहे हम बेस्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं और वी डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट, और अल्टीमेटली वी बिकम आउटडेटेड, हम मार्केट से ख़त्म हो जाते हैं। इससे कुछ एग्जांपल्स देखें तो वीडियोकॉन वाज वंस अ मार्केट लीडर, नाउ इट्स नोवेयर। नोकिया के फ़ोन्स आपने देखे होंगे, यानी फिनिश कंपनी, फिनलैंड की कंपनी थी नोकिया, लेकिन मार्केट से एकदम ख़त्म उसी हो चुकी है बिल्कुल, वरना एक टाइम पे मार्केट लीडर थी। तो उन्होंने टाइम टू टाइम अपने आप को इनोवेट नहीं किया तो वो मार्केट से एकदम पीछे हो गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे आपने एक ब्लैकबेरी फ़ोन देखा होगा, अगर आपको याद है, शायद आपके टाइम पे नहीं होगा। ब्लैकबेरी वॉज स्टेटस सिंबल, जैसे आज आईफोन होता है स्टेटस सिंबल, ब्लैकबेरी वॉज स्टेटस सिंबल, और बहुत ही यूनिक फीचर्स हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने अपनी अगेन इनोवेशन पे काम नहीं किया, मार्केट ट्रेंड पे काम नहीं किया, तो दे बिकम आउटडेटेड इन द मार्केट। तो इसका मतलब ये हुआ मार्केटिंग मायोपिया का कि आप इनोवेशन में बिलीव नहीं करते हैं, आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, ठीक है ना, तो यू बिकम आउटडेटेड, तो आप मार्केट की इनसाइट नहीं रखते हैं क्या क्या होने वाला है और आप एकदम वैनिश हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार ऑप्शंस देखते हैं इसके, फिर आगे बढ़ते हैं। Marketing myopia means selling products at very high cost to maximize profits, no. Selling product at very low cost, no relation. A lack of insight into what a business is doing for its customers.
मतलब कस्टमर्स के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या चेंजेस आप कस्टमर की डिमांड है, क्या हम चेंज लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट्स में, तो अल्टीमेटली कस्टमर आपसे हट जाएगा। तो दैट इज मार्केटिंग मायोपिया। नन ऑफ दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। द टर्म स्वॉट स्टैंड्स फॉर, ये मार्केटिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है। दिस इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करती है तो उसके लिए वो स्वॉट एनालिसिस करती है। सो व्हाट इज दैट स्वॉट एनालिसिस, देखते हैं एक बार। दिस एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेस, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स। यानी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आपकी क्या स्ट्रेंथ हो सकती हैं उस सेक्टर में, आपकी क्या वीकनेसेस हो सकती हैं, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और फ्यूचर में क्या थ्रेट्स हो सकती हैं। इसका पूरा एक एनालिसिस किया जाता है, इसे हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। ये आप मान के चलिए कि हर कंपनी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले और टाइम टू टाइम भी सिचुएशन को जज करने के लिए स्वॉट एनालिसिस करती ही रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शंस हुए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस स्वॉट एनालिसिस क्वेश्चन। मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ 4 P's आर, ये तो हमने कल ही किया था। 4 P's ऑफ मार्केटिंग इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यानी कोई भी मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं इनको। जब भी आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप इन पैरामीटर के जरिए अपने प्रोडक्ट को जज करते हैं। आपका प्रोडक्ट कैसा है, प्राइस कितना है, प्लेस कैसा है प्रमोट करने के लिए, और प्रमोशन हमें किस तरह करना चाहिए। नाउ ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट मिक्स में। जब कोई सर्विस लॉन्च करते हैं, जब कोई सर्विस की बात होती है तो इसमें 3 P और ऐड होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे हमारे पास 4 P's की अगर बात करें तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें, सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 P जो हैं वो और ऐड होते हैं। दैट इज पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, ठीक है ना। पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, ये 3 P और ऐड होते हैं। तो हमारे पास सर्विस अगर मिक्स की बात करें सर्विस मार्केटिंग में तो दैट इज 7 P's ऑफ मार्केटिंग कहते हैं इसको। तो 4 तो हमारे पास ये हो गए, 4 तो हमारे पास ये हो गए और 3 ये हो गए। तो हमारे पास ये कहलाते हैं 7 P's ऑफ मार्केटिंग, ठीक है ना। तो ये सर्विस मार्केटिंग में यूज होता है। प्रोडक्ट मार्केटिंग में हमारे पास ये 4 P's ही यूज होते हैं। विच इज द इंटेंजिबल गुड्स। इंटेंजिबल गुड्स वो होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, ठीक है ना। सिंपल टर्म्स में समझते हैं। अगर आप कॉमर्स के टर्म्स में जाएंगे, अकाउंटिंग टर्म्स में जाएंगे तो और डेफिनेशन होगी। अगर लेमन टर्म्स में समझें तो इंटेंजिबल गुड्स या सर्विसेज, बेसिकली सर्विसेज होती हैं। इंटेंजिबल गुड्स वो कहलाते हैं जो हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आप इस टीचिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो आप हमसे सपोज कुछ पढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली व्हाट आर यू गेटिंग फिजिकली? नथिंग। आप फिजिकली कुछ नहीं मिल रहा है। आप सपोज किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और अपनी कुंडली दिखाते हैं तो आप उसको सर्विस के पैसे देते हैं, लेकिन क्या आप फिजिकली कुछ लेके आते हैं उनसे? कुछ लेके नहीं आते हैं। आप बैंक की इंश्योरेंस सर्विस लेते हैं तो इंश्योरेंस में फिजिकली आप कुछ नहीं लेते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे फिजिकली कुछ आपका ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ गुड्स का कुछ ट्रांजैक्शन नहीं होता है, जहाँ पे आप टच एंड फील नहीं कर सकते हैं, उस केस में वो इंटेंजिबल गुड्स कहलाते हैं। जिनको टच कर सकते हैं उन्हें हम टेंजिबल गुड्स कहते हैं। तो यहाँ पे इंटेंजिबल गुड्स कौन से हो जाएंगे हमारे पास? तो कार इज टेंजिबल, कार इज टेंजिबल, मशीनरी इज टेंजिबल, बैंकिंग इज इंटेंजिबल, बैंकिंग इज इंटेंजिबल, ग्रोसरीज आर अगेन टेंजिबल गुड्स। व्हाट इज यूएसपी इन मार्केटिंग? यूएसपी होता है कि आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आप उसी कैटेगरी में आपके प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आपका प्रोडक्ट औरों से कैसे बेहतर है, ठीक है ना। सपोज आप किसी स्कूल में जाते हैं, ठीक है ना, तो आपका स्कूल औरों से कैसे बेहतर है? सभी वो आपका सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, सभी के पास ऑलमोस्ट सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी एग्जाम कराते हैं, सब कुछ सेम कराते हैं। तो हर कोई चाहता है कि वो उनसे बेटर करे। तो आपके स्कूल में क्या यूएसपी हो सकता है? सपोज आप
किसी मार्केट में जाते हैं, किसी मॉल में कोई कपड़ा खरीदने के लिए, तो हर कंपनी अपने आप के यूएसपी बताती है, हमारे डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, फैब्रिक बहुत अच्छा है, हमारा कपड़ा यहाँ से आता है, फलाना ढिमका। तो कोई भी प्रोडक्ट की यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जो उसी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स में औरों से बेटर है, दैट इज़ यूएसपी। तो हर कंपनी ट्राई करती है कि कुछ ना कुछ वो कुछ नया ऐसा लेके आए, कुछ रिसर्च करके ऐसा सामने लेके आए जो वो उसकी यूएसपी बन जाए, ठीक है ना। तो अगेन द सेम एग्जांपल इज आईफोन। यूएसपी आपको पता ही है, दैट इज मोस्ट सिक्योर फोन, वहाँ पे आप उसको हैक नहीं हो सकता जल्दी से, आईफोन वगैरह, ठीक है ना। सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो सिक्योरिटी फीचर्स इज द यूएसपी ऑफ आईफोन्स, ठीक है। तो व्हाट इज द यूएसपी इन मार्केटिंग? यूएसपी इज यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस, डी ऑप्शन, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन इज द करेक्ट आंसर। PLC stands for, PLC is product life cycle. PLC stands for product life cycle. अजय माइक का वायर बड़ा दिक्कत दे रहा है यार, ठीक है ना। PLC स्टैंड फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, सबसे पहले वो स्टार्ट होता है, इनिशिएशन फेज में होता है, ठीक है ना, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो मैच्योर हो जाता है और फिर डिक्लाइन फेज में आता है। तो 4 फेजेस होती हैं PLC। PLC स्टैंड फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आप समझते हैं क्या ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप कंपनी में लॉन्च करते हैं या फिर आप किसी भी इंडस्ट्री में देखेंगे, तो कोई प्रोडक्ट पहले बहुत ही एक स्टार्ट फेज में था, ठीक है ना, इनिशिएट फेज में था, ठीक है, फिर वो ग्रोथ फेज में आया, फिर वो मैच्योर फेज में आया और फिर वो डिक्लाइन हो गया। कोई भी प्रोडक्ट है कभी फॉरएवर नहीं रहता है, वो स्टार्ट होता है जब उसमें पैसा बहुत लगाना पड़ता है। जैसे बिजनेस हम समझें, तो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पैसा लगाते हैं, ठीक है ना, बहुत स्ट्रगल फेज रहता है, पैसा लगाते हैं, फिर उसमें ग्रोथ शुरू होती है, ठीक है ना, यू स्टार्ट ग्रोइंग। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप सैचुरेट हो जाता है मार्केट, आप कुछ नया नहीं लेके आते तक तो कुछ मार्केट में और नया आ जाता है, आप कुछ नया नहीं कर पाते हैं, तो आप बहुत ही मैच्योरिटी लेवल पे आ जाते हैं और अल्टीमेटली वो बिजनेस खत्म हो जाता है, वो डिक्लाइनिंग फेज में आता है और अल्टीमेटली वो एकदम मार्केट से साफ हो जाता है। हमने बहुत सारी कंपनी से एग्जाम्पल देखे, अभी ब्लैकबेरी फ़ोन का देखा, वीडियोकॉन का देखा, फिर हमारे पास बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स थे जो आपने देखे होंगे। बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो मार्केट से एकदम ख़त्म हो जाती हैं, दे स्टॉप देयर प्रोडक्शन जस्ट बिकॉज कि वो अपने मैच्योरिटी फेज में आने के बाद ग्रो नहीं कर पाती हैं और डिक्लाइन हो जाती हैं। अगर आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और डिक्लाइन नहीं होना है, तो मैच्योरिटी फेज और ग्रोथ फेज है, इनके बीच में कहीं ना कहीं जो है आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में इनोवेशन करना होगा, एक्सपेंशन करना होगा, कुछ ना कुछ नया करना होगा। अगर आप पुराने ढर्रे पे ही चलेंगे तो डेफिनेटली यू अल्टीमेटली विल डिक्लाइन, ठीक है ना। जैसे आज की तारीख में देखें हम, तो आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये सब ऑनलाइन कारण हो रहा है, तो जहाँ पे अगर आप ऑनलाइन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली विल डिक्लाइन। आज मैं अपनी जो नॉलेज है वो कैसे शेयर करूंगा आपके साथ, पूरे मैं तो हर घर जाके नहीं पढ़ा सकता, हर इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा सकता। सो इंटरनेट ऐसा मोड हो गया जहाँ पे हमने शुरू किया ये। तो आप लोगों के बहुत मैसेज, एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया था आपका कि सर अब तक कहाँ थे आप, एग्जाम से 1 वीक पहले ही आए हैं। तो वी वर रिसर्चिंग कि ऑनलाइन आए या ना आए, थोड़ा सा तो वो आ गए थे, लेकिन पहले कुछ वीडियो CUET के रेफरेंस में थे, क्योंकि CUET जस्ट अभी ओवर ही हुआ है और नेक्स्ट टारगेट इज IPU। पहले IPU को टारगेट नहीं रख सकते आप, पहले CUET को ही रखना पड़ेगा। तो पहले सारा फोकस CUET पे था, जब CUET और हुआ है तब वो IPU पे आए हैं हम लोग, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपको और अवेयरनेस मिलती रहेगी। एक बार IPU का जो कंटेंट है वो ओवर हो जाए, उसके बाद CUET में कौन कौन से कॉलेज रहेंगे, क्या काउंसलिंग प्रोसेस होगा, प्रेफरेंस शीट कैसे बढ़नी है, रिस्पॉन्स शीट कैसे आएगी, पूरा अच्छे से आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि आपके मन में आप एक उत्सुकता होगी कि हमारा CUET ओवर हो गया, ठीक है ना, हमारा ये भी ओवर हो जाएगा, IPU भी। अब हम क्या, अब क्या करें, अब मतलब अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको कुछ अवेयर नहीं है। तो जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा लास्ट ईयर के बेसिस पे आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले तो अभी रिस्पॉन्स शीट आएगी। रिस्पॉन्स शीट के बाद अगर आप DP अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का CSAS पोर्टल यानी काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, उसमें आपकी परसेंटाइल आएगी, परसेंटेज स्कोर नहीं आएगा, इसमें स्कोर आएगा और परसेंटाइल आएगा, परसेंटेज स्कोर नहीं आएगा। परसेंटाइल इज डिफरेंट फ्रॉम परसेंटेज। फिर आपको कॉलेज की एक प्रेफरेंस शीट भरनी होगी, प्रेफरेंस शीट के बाद आपको कॉलेज अलॉट होंगे, कट ऑफ लिस्ट, ठीक है ना। एक और डाउट था, एक स्टूडेंट ने पूछा था, क्या अब हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा फिजिकली काउंसलिंग प्रोसेस के लिए? तो आंसर इज नो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। DU में आपका सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा, आपको एक बार भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दिल्ली में।
फाइनल डे जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तब जब आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा तभी आपको जाना पड़ेगा, उससे पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। DU ये कह रहा है कि 1 अगस्त से हम अपना जो कॉलेज है शुरू कर देंगे। सो बाकी तो देखते हैं अभी प्रोसेस कितना स्मूथली चलता है, बट जैसा भी होगा टाइम टू टाइम आपको अवेयर किया जाएगा, ठीक है ना। तो PLC स्टैंड फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मैंने आपको बताया कि इसकी 4 फेज होती हैं, इनिशिएशन फेज होती है, ग्रोथ फेज होती है, मैच्योरिटी होती है और डिक्लाइन फेज होती है। इन चारों में जैसे कि इसका ग्राफ अगर देखोगे तो इस तरह बनता है, वो ये हो गया और यहाँ पे, तो यहाँ पे इनिशिएट फेज हुआ, सॉरी यहाँ पे इनिशिएट फेज हुआ, ठीक है ना, ये ग्रो होना शुरू हो गया, यहाँ पे ये मैच्योर हो गया और यहाँ पे डिक्लाइन फेज में आ गया, ठीक है ना। तो एकदम ह्यूमन लाइफ साइकिल की तरह है ये, ठीक है ना। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ह्यूमन की साइकिल, हम पहले स्टार्टिंग फेज में होते हैं, फिर ग्रोथ फेज आती है, फिर एक फेज आती है जब हम मैच्योर हो जाते हैं और फिर डिक्लाइन शुरू करते हैं और अलविदा कहते हैं इस दुनिया को, ठीक है ना। तो इट हैपन्स विद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और ह्यूमन लाइफ साइकिल इज ऑलमोस्ट सेम। थोड़ा फिलोसफिकल हो गया। मार्केट सेगमेंटेशन में पढ़ाई है अभी। डेमोग्राफिक करते हैं हम, ज्योग्राफिक करते हैं, साइकोग्राफिक करते हैं, बिहेवियरल करते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हमें कैसे बेचना है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो डेमोग्राफिक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो एज के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, इन सब के बेसिस पे किया जाता है। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन मीन्स मार्केट शेयर, नो, सेल्स नेटवर्क, नो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिटरी, नो, डिवीजन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, हमने अभी देखा ही है यहाँ पे, ठीक है ना। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दी 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, फाइंड द सेम। अभी मैंने आपको पढ़ाया था 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, देन सर्विस के लिए 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है ना। तो हमने 7 पीस ऑफ मार्केटिंग में कौन कौन सा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है हमें देखना है, नॉट इंक्लूडेड, तो कौन सा इंक्लूड नहीं है देखते हैं एक बार। प्राइस, यस इट इज देयर, प्रोडक्ट इज देयर, प्रमोशन इज देयर, ठीक है ना। तो तीनों है। प्रोडक्शन जो है ये 7 पीस का पार्ट नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस। ये तीनों होते हैं, ये मेरे पास 7 पीस ऑफ मार्केटिंग में आते हैं। द टर्म CRM यूज इन द बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। CRM इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है ना। आपके कस्टमर से रिलेशन कैसा है, ये हर कंपनी, ये मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग का बेसिक पर्पस कभी भी सामान को बेचना नहीं होता, कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। मार्केटिंग का बेसिक पर्पस है कि कस्टमर से हमेशा रिलेशन बना रहना चाहिए। जैसे ही कस्टमर से रिलेशन टूटेगा, आपका प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा, आपकी सर्विस बिकनी बंद हो जाएगी। तो कस्टमर इज़ किंग, ये मार्केटिंग का एक बेसिक फंडामेंटल है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमें सर्विस और प्रोडक्ट बेचने होते हैं, उसके हिसाब से ही हमें रिसर्च करके चेंजेस करने पड़ते हैं, मॉडिफाई करने पड़ते हैं, और जो भी रिक्वायरमेंट है वो उनकी पूरी करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन टुडेज मार्केटिंग सेगमेंट, ठीक है ना। तो चैनल रूट मैनेजमेंट, नो। कस्टमर रिटेंशन मैनेजर, नो। क्रेडिट रिलेशन, नो। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट इज द करेक्ट आंसर। इज सेंट्रल टू एनी डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। अब इससे पहले ही मैंने आपको बताया है कि किसी भी मार्केटिंग का जो है वो बेसिक फंडामेंटल बेसिक पर्पस क्या होता है, एडवर्टीजमेंट करना, नो। मार्केटिंग में हम एडवर्टीजमेंट पे, इसे बेसिक सेंट्रल नहीं है ये, तो यह नहीं आंसर होगा। मार्केटिंग नो। ट्रांजेक्शन्स, नो। कस्टमर रिलेशनशिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी कंपनीज ग्रोथ। अगर आप कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करेंगे तो यू विल डिक्लाइन अल्टीमेटली, ये बात एकदम तय है। तो CRM जो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एनी नो, इट इज सेंट्रल टू दी एनी डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, यस कस्टमर रिलेशनशिप। When consumers may share a strong need that cannot be satisfied by an existing product is known as। तो यहाँ पे 4 टाइप की डिमांड है हमारे पास, ये क्या क्या होती हैं ये देखते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे पहली है मेरे पास नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड होती है कि कंपनी को पता ही नहीं है कि मेरा ये सामान यहाँ बिक सकता है, ठीक है। कस्टमर को वो चीज़ ज़रूरत है पर उसे पता ही नहीं है अरे यार कि यहाँ पे सामान बिक सकता है। जैसे सपोज आप बिजनेस एप्टीट्यूड के लिए अपने नियर बाय प्लेसेस पे जाते हैं कि हमें IPU CET का, हमें BBA का एक एग्जाम अपीयर करना है, पर हम उसके BBA बिजनेस एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए अपीयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इस वाली कोचिंग में गए, उस वाली में गए, पता लगा आपको कि वहाँ तो कोई तैयारी नहीं हो रही है,
क्योंकि यू आर अवेयर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आपको पता लगेगा कि ये तो ऑनलाइन पे तैयारी हो सकती है, ऑनलाइन एलिगेंट क्लासेस पे बहुत अच्छी तैयारी हो रही है बिजनेस एप्टीट्यूड की, तो अब वहाँ पे आप अप्रोच करेंगे। तो अगर एलिगेंट क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे, दैट इज़ नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। मतलब कस्टमर को ज़रूरत है, वहाँ पे कोई आपका ग्राहक है, कोई गेस्ट है जिसे उस सामान की ज़रूरत है, लेकिन कंपनी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है, ठीक है ना। तो ये नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड कहलाती है। यानी कंपनी को लगता है, ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि यहाँ पे तो हमें कोई डिमांड मिल ही नहीं सकती है, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली डिमांड होती है, ठीक है ना। तो ये नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड कहलाती है, ठीक है ना। ये कंपनी के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ही घातक होती है, क्योंकि वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ सामान उसका बिक सकता है, लेकिन वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो वहाँ पे सर्विस नहीं दे पा रहे, नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। लेटेंट डिमांड का मतलब ये है कि कोई प्रोडक्ट आपको वो सर्विस दे नहीं पा रहा जो कस्टमर को चाहिए। जैसे सपोज मेरे पास टच स्क्रीन फ़ोन नहीं है, मेरे पास वो कीपैड वाला फ़ोन आता था, वो कीपैड वाला फ़ोन है सपोज फॉर एग्जांपल, तो कीपैड फ़ोन एग्जांपल है, लेकिन मेरी डिमांड है कि मैं लोगों को वीडियो शेयर कर सकूं, मैं या फिर ऑनलाइन वीडियोस देख सकूं यूट्यूब पे, तो कैसे पॉसिबल है? वो नहीं पॉसिबल है। तो लेटेंट डिमांड का मतलब हुआ यू कैन नॉट फुलफिल एनी पर्टिकुलर डिमांड बाय यूजिंग द करंट प्रोडक्ट, ठीक है ना। कोई करंट प्रोडक्ट है, आप उससे कोई डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज योर लेटेंट डिमांड, ठीक है। इर्रेगुलर डिमांड का मतलब ये हुआ कोई सीजनल डिमांड होती है, इर्रेगुलर है, कब बढ़ती है कभी घटती है, तो वो समझ में नहीं आता है कि वो कब बढ़ेगी कब घटेगी, इर्रेगुलर सी हो जाती है एकदम से, ठीक है ना। जैसे कि सपोज आइसक्रीम सीजन की बात करें, कभी एकदम से बढ़ेगा वो, कभी एकदम से कम हो जाएगा। आप गन्ने का जूस अगर पीते हैं, अगर बारिश हो जाएगी एकदम से तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, बहुत गर्मी पड़ने लग जाएगी एकदम से तो देखोगे कि आप उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो दैट डिमांड इज रेगुलर। डिक्लाइनिंग डिमांड, कोई चीज़ की डिमांड धीरे धीरे एकदम खत्म होती जा रही है, ठीक है ना, तो वो डिक्लाइनिंग डिमांड कहलाती है। जैसे कीपैड वाले फ़ोन देखे थे हमने, अब आजकल हर कोई स्मार्टफोन या टच स्क्रीन फ़ोन यूज़ करने लग गया है, तो जो कीपैड वाले फ़ोन है उनकी डिमांड कम होने लग गई है, ठीक है, तो वो आएगा अपने डिक्लाइनिंग डिमांड में। सो व्हेन कंज्यूमर मे शेयर ए स्ट्रॉन्ग नीड दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज नोन एज, कौन सा आंसर हो गया ये? लेटेंट डिमांड। तो लेटेंट डिमांड विल बी द करेक्ट आंसर। द की टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज, यानी कि इन चारों में से अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है अपने कॉम्पिटिटर से, तो किस में आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना होगा? तो सिंपल सी बात है, अपने प्रोडक्ट पे। बिना प्रोडक्ट पे वर्क किए आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले सकते। अगर किसी भी चीज़ में, जैसे सपोज हम मोबाइल का एग्जांपल, आईफोन का एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी गैजेट का एग्जांपल लेते हैं, तो आपका प्रोडक्ट जो है दैट हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पोजीशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, प्लेस नॉट इंपॉर्टेंट, कस्टमर कंसल्टिंग नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज प्रोडक्ट। सबसे की, ऑब्वियसली सारे इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन की, what is most important, what is the most important thing? तो key to competitive advantage is your product, ये करेक्ट आंसर होगा। द ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर, ब्रेक इवन पॉइंट कॉमर्स के अगर डेफिनेशन से देखें तो आप बहुत सारे देख सकते हैं। सिंपल टर्म्स में देखें तो आपका खर्चा और आपकी इनकम बराबर है, योर इनकम, जितना पैसा आ रहा है जितना पैसा जा रहा है वो बराबर हो जाता है, क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो होता क्या है, आपको पैसा ज़्यादा डालना पड़ता है, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। धीरे धीरे कैसा पॉइंट आता है जब आपका इनकम और एक्सपेंसेस बराबर हो जाते हैं, उसके बाद आपकी इनकम ज़्यादा होती है और एक्सपेंसेस जो है धीरे धीरे कम हो जाते हैं, तो वो प्रॉफिट वाली सिचुएशन हो गई जहाँ पे एक्सपेंसेस और इनकम एकदम बराबर हो गए, वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाती है, ठीक है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज योर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। कस्टमाइजेशन मीन्स, कस्टमाइजेशन का मतलब सिंपल सा है कि आप अपनी चीज़ में कोई कस्टमाइज यानी कुछ मॉडिफिकेशन कर दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे घर पे एक सोफ़ा बनवाना है, ठीक है ना, मेरे पास घर पे एक सोफ़ा बनवाना है और मेरी वॉल इस तरह से है, सपोज एक तो मेरे पास ये वाली वॉल है और यहाँ पे एक वॉल है, तो सोफ़े वाले के पास गया मैं, तो सोफ़े वाला बोलता है कि आप इस तरह सोफ़ा ले सकते हैं, 3 लोग तो यहाँ बैठ जाएंगे और 2 लोग यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है ना, आप 2 सोफ़े ले सकते हैं, 3 यहाँ बैठ जाएंगे 2 यहाँ बैठ जाएंगे। तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे आप एल शेप का एक सोफ़ा बना के दो, मुझे आप एक एल शेप का एक सोफ़ा इस तरह बना के दो, ठीक है ना। अगर वो रेडी हो जाता है इस तरह बनाने के लिए, तो उसके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो नहीं है ये, लेकिन वो प्रोडक्ट को कस्टमाइज करेगा, मेरी नीड के अकॉर्डिंग बना देगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कस्टमाइजेशन, ठीक है ना। तो कस्टमाइजेशन मीन्स मेकिंग फ्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी तीनों गलत हैं।
टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, कॉस्टिंग से कोई मतलब नहीं है। कस्टमाइजेशन पता ही है आपको, अपनी नीड कस्टमर की है, थोड़ा सा चेंज किया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में और आपका प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। व्हाट इज BTL? ये एक समझने वाला कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना। तो 3 टर्म्स होती हैं, दैट इज ATL, BTL एंड TTL, ठीक है ना। ATL क्या होता है? अबव द लाइन, ये बिलो द लाइन, दिस इज अबव द लाइन, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया ATL इज above the line, BTL is below the line, and TTL is through the line। ठीक है, above the line का मतलब ये हुआ कि एक तरह की मास मार्केटिंग, ठीक है ना। जैसे कि सपोज आपने कई बार मैसेज देखे होंगे, ठीक है ना, कोई भी आपका कोई सर्विस वाले मैसेज, वो मास मार्केटिंग होती है। आपके पास मास ईमेल आती है, बहुत सब लोगों के पास आती है। मास मार्केटिंग मतलब उसका टारगेट कस्टमर कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, हर एज ग्रुप से लेके 10 साल के लेके 12 साल से लेके 70, 75, 80 साल के आदमी को भी अगर वो भेजता है। मास मार्केटिंग मतलब कुछ सेगमेंट ही नहीं है, कुछ टारगेट ही नहीं है, अबव द लाइन, यानी कि यहाँ पे खरीदने वाले लोग हैं। अबव द लाइन मतलब सबको बेच दिया उसने, सबको बेच दिया, ठीक है ना। दैट इज अबव द लाइन। यानी प्रमोशनल एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी जहाँ पे कोई सेगमेंट डिफाइन नहीं किया गया, कोई टारगेट टेरिटरी नहीं बनाई गई, बस रैंडम किया गया, ठीक है ना। तो दैट इज अबव द लाइन मार्केटिंग। बिलो द लाइन मतलब एकदम कैटेगरी किया गया, छांटा गया। सपोज किसी को बहुत ही महंगी कार बेचनी है, तो उसने सबसे पहले कस्टमर का एक डेटाबेस निकलवाया और उनका इनकम निकलवाया। सपोज किसी कंपनी को 1 करोड़ की कार बेचनी है, तो 1 करोड़ की कार वो तो नहीं खरीद सकता जिसकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए है, जिसकी 8 लाख रुपए है, वो तो 1 करोड़ की कार नहीं खरीदेगा। तो वो बैंक डिफरेंट बैंक से वो देखेंगे कि किसका टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है, कि करोड़ से ऊपर, करोड़ों का जो टर्नओवर होगा वही तो आदमी 1 करोड़ की कार खरीदेगा। तो बैंक से डेटाबेस निकलवाया गया, फिर उन्होंने सेगमेंट किया गया, बहुत छोटे छोटे मतलब बनाया गया कि किसकी इनकम इतनी ज़्यादा हो सकती है। तो सपोज 1000 लोगों का डेटाबेस निकला, तो उसमें एक आदमी ऐसा है जिसका करोड़ों का टर्नओवर है, ठीक है ना। तो दैट इज़ बिलो द लाइन। बहुत ही नीश कर दिया, बहुत ही मतलब उसकी डिटेल स्ट्रक्चर लिया आपने, बहुत ही थॉरो एनालिसिस किया, ठीक है। दैट इज बिलो द लाइन, ठीक है। थ्रू द लाइन मतलब आपने थोड़ा बहुत आगे पीछे इन दोनों के बीच में जो है वो आपने मार्केटिंग शुरू की, ठीक है ना। यानी कि आपने सपोज कोई 6 लाख जिसकी इनकम है और 10 लाख की कार है, तो वो खरीद सकता है इजीली, ठीक है। तो उसने फिर बहुत ही कैटेगराइज करके उनको बेचना शुरू। इन दोनों के बीच में जो आएगा दैट इज थ्रू दी लाइन। तो ये 3 टर्म्स होती हैं, ATL, BTL, TTL, दैट इज अबव द लाइन, बिलो द लाइन एंड थ्रू द लाइन। आप खाली डेफिनेशन याद करेंगे तो भी आपके लिए इस स्टेज पे सफिशिएंट है, ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं पड़ सकती है, ठीक है। चार्जिंग कस्टमर्स डिफरेंट प्राइसेस फॉर एसेंशियली द सेम सर्विसेज, यानी कि कोई सर्विस है उसके लिए एक ही सर्विस के लिए अलग अलग प्राइस, ये कैसे पॉसिबल है? यस, इट इज़ पॉसिबल। जैसे सपोज आप दिल्ली से मुंबई फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक कस्टमर जो एक गेस्ट है जो फ्लाइंग आप किसी के बगल में ट्रैवल कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपने और उसने सेम प्राइस पे किया होगा? नहीं, सेम सर्विस है, वो भी दिल्ली से जयपुर ही जा रहा है, दिल्ली से मुंबई जा रहा है, आप भी दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, लेकिन कब किसने बुक किया होगा, किस एजेंसी से बुक किया होगा, ये सब पैरामीटर पे डिपेंड करेगा कि उसको कितना पे करना पड़ा है, ठीक है ना। तो सेम सर्विस के लिए अगर डिफरेंट प्राइस करने पड़े तो उसे कहते हैं हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। तो एग्जांपल भी मैंने दिया आपको, आप किसी फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, तो कब आपने फ्लाइट की बुकिंग की है, किस एजेंसी से की है, कौन सी एयरलाइन से की है, ठीक है ना, तो ये सब मैटर करेगा। या सपोज आप एयर इंडिया से दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो अगर आपने पहले बुकिंग की होगी तो सस्ता पड़ेगा, बाद में बुकिंग की होगी तो महंगा पड़ेगा, जनरली तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो सेम सर्विस है दोनों की, लेकिन एक कम पे कर रहा है, एक ज़्यादा के पे कर रहा है, दैट इज सेम सर्विस के लिए अगर वो डिफरेंट प्राइस पे करते हैं दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। ये तीनों गलत ऑप्शन हो गए, ठीक है। इन एडिशन टू द ट्रेडिशनल 4 P's द सर्विस मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड्स, ये तो अब मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपने पहले वाला पोर्शन देखा है वीडियो का तो आप मुझे ही बताएंगे, ठीक है ना। तो हमने 4 P's प्रोडक्ट मार्केटिंग देखे थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, और बाकी 3 P's कौन कौन से थे? प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस। तो प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस एंड पर्पस, नो। पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, यस। प्रोडक्ट, नो। पब्लिक, नो।
ठीक है ना। तो ये नहीं है, तो पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस आर नेक्स्ट 3 P's ऑफ मार्केटिंग। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। मार्केटिंग बेसिकली जो बेसिक टर्म्स जो रिक्वायरमेंट है मार्केटिंग की वही यहाँ बताई गई हैं। डीपली तो आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, अगर MBA करते हैं और मार्केटिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा अच्छे से। बेसिक बिजनेस एप्टीट्यूड के हिसाब से जितनी मार्केटिंग की ज़रूरत हो सकती है एग्जाम के, वो आपको बताई गई है। इवन तो अगर आप कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आया है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आप दोबारा समझ आते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कोई चीज़ें अगर आपको लग रहा है जो कवर नहीं हो पा रही है बिजनेस एप्टीट्यूड में, प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू मेक द वीडियोस एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी है आपका। इवन आई वुड से जो पढ़ा रहे हैं वो एक आइडिया दे सकता है आपको, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, पर कोई पर्टिकुलर बुक तो नहीं है कि सिलेबस डिफाइन है, ये सिलेबस इससे बार कुछ नहीं आएगा, वी कैन नॉट से। तो आप और भी जनरल जो चीज़ें हैं बिजनेस की वो पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं उससे ही क्वेश्चंस आएंगे। ये तो आपको एक हेल्प देगा, गाइडेंस देगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड लक, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप वॉचिंग एलिगेंट क्लासेस वीडियो।